So hello everyone, how are you? I hope you are well in this COVID pandemic. And I am here after a long time because I was busy in my placements, I was busy in my academics. So that's why I was not here. And I am here after a long time. And I get a lot of experiences from my placements. So I think I should share with you. And today we have a guest, Aman. So hello, Aman. Hi Vikrant. Congratulations to getting selected in the software company, and very thank you to coming to my platform to share your experience. So Aman, first introduce yourself to my YouTube community. YouTube family of Vikrant. My name is Aman Kharav. Currently, I am placed as a software engineer in Optum, and I am in fourth year in electrical engineering department in DTU. Okay, Aman, what is the placements process? Means I am asking in general, not about your company specifically. Well, Vikrant, बेसिकली 3 राउंड होते हैं. कोई भी सॉफ्टवेयर अगर रिक्रूट कर रही है तो 3 राउंड होते हैं. स्टार्टिंग में तो आपको टेस्ट देना होगा. आपका वो कोडिंग टेस्ट होगा जिसमें कुछ कोडिंग क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे. उसके बाद अगर आपका वो क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपके 3 राउंड होंगे. स्टार्टिंग के 2 टेक्निकल राउंड जिसमें आपको डीएसए, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस वगैरह जो कोर्स सीएस के सब्जेक्ट्स हैं वो सब पूछेंगे. उसके बाद अगर आपका वो भी क्लियर हो जाता है और हर एक राउंड एक एलिमिनेशन राउंड होता है. अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो लास्ट राउंड आपका होगा एचआर राउंड जिसमें वो बेसिकली एचआर क्वेश्चन पूछेंगे कि सिचुएशन वगैरह दे देंगे कि आप इस सिचुएशन में आप कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करोगे, ये सब वो सब, और टीम लीडरशिप क्वालिटीज वगैरह, ये सब बेसिक एचआर क्वेश्चंस. ओके, हमारे अगर स्पेसिफिक केस में बात करें तो कितने राउंड्स हुए थे और क्या क्या हुए थे? वेल विक्रांत, मैंने 3 कंपनीज के इंटरव्यू दिए थे. सबसे पहली कंपनी मेरी पेटीएम थी. पेटीएम ने सिर्फ 2 ही राउंड लिए थे. उसके बाद उन्होंने फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था. उन्होंने एचआर राउंड नहीं लिया था. उसके बाद ओके, मेरी दूसरी कंपनी एक हैवो डाटा करके थी. उसमें भी सिर्फ और सिर्फ 2 राउंड थे, एचआर राउंड नहीं था. और थर्ड कंपनी जो कि ऑप्टम थी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटरव्यू राउंड हुआ था. बेसिकली अगर कंपनी के पास टाइम कम है और उन्हें उन्हें रिक्रूट करने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो वो कम ही इंटरव्यू लेती हैं, मतलब ज़्यादा राउंड नहीं लेती हैं. ऑप्टम ओके, में सिर्फ एक ही इंटरव्यू राउंड था. ओके. सॉफ्टवेयर कंपनी में कोड एप्टीट्यूड के कोई भी क्वेश्चन होते हैं, लाइक एप्टीट्यूड के नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे भी कुछ होते हैं क्या राउंड वन में? हाँ विक्रांत, जैसे कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है. कई कंपनी सिर्फ और सिर्फ कोडिंग क्वेश्चन ही पूछती हैं, डीएसए के 2-3 कोडिंग क्वेश्चन अच्छे लेवल के, सिक्की ओके, टाइप, कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग टाइप. और कई बार मिक्स करते हैं. जैसे कई बार बैंक आ जाते हैं रिक्रूट करने, तो वो तो एप्टीट्यूड का सेक्शन भी रखते हैं और कोडिंग का सेक्शन भी रखते हैं. बट जो सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए जिन कंपनीज को, वो मेनली कोडिंग पे ही ज्यादा फोकस करते हैं. बट थोड़े बहुत क्वेश्चन हाँ रीजनिंग के आ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस. ओके. एंड अमन, तुम्हारा इंटर्नशिप्स क्या क्या था? क्योंकि मैंने देखा है, मैंने भी काफी इंटरव्यू दिए हैं, तो इंटर्नशिप से रिलेटेड काफी क्वेश्चन, और कभी कई बार तो इंटर्नशिप पे ही केवल इंटरव्यू हो जाता है ऐसा. सो इंटर्नशिप क्या थे और क्या रोल है इंटर्नशिप का इंटरव्यूज में? वेल विक्रांत, मैंने तो कोई भी इंटर्नशिप नहीं की थी. मैंने डायरेक्ट इंटरव्यूज वगैरह की. मैंने जॉब की तैयारी की थी डायरेक्ट, तो मेरे पास कोई इंटर्नशिप नहीं थी. बट हाँ, अगर आपके पास एक अच्छी इंटर्नशिप है एक अच्छी कंपनी से और वो आपने रिज्यूमे ओके, पे डाल रखी है, तो एक बहुत ओके, ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इंटरव्यू पे. मतलब आपके सिलेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं. क्योंकि आपको पहले से एक तो एक्सपीरियंस है, आपने जून जुलाई में काम किया होगा उस इंटर्नशिप उस कंपनी में, तो आपको पता है कि क्या काम होता है क्या नहीं होता. बेसिकली उसी पे फिर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस भी पूछता है कि आपने उस कंपनी में इंटर्नशिप में आपने क्या किया, क्या स्किल सीखे, मतलब क्या क्या नई टैग आपने सीखी. तो अगर आपके ओके, पास एक अच्छी इंटर्नशिप है तो हाँ, अगर अच्छी इंटर्नशिप है और कई बार आपको उसी कंपनी से पीपीओ भी डायरेक्ट मिल जाता है. जैसे आपने जून जुलाई में इंटर्नशिप की और आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा अच्छा था, तो आपको पीपीओ भी मिल जाता है उस कंपनी से. अगर बाई चांस पीपीओ नहीं मिलता है और वो आपने इंटर्नशिप ओके. अपने रिज्यूमे पे डाल रखी है, तो एक काफी हैवी इफेक्ट पड़ता है. बट ऐसी भी कोई बात नहीं है कि अगर आपने इंटर्नशिप नहीं कर रखी है तो आपकी जॉब नहीं लगेगी. आपकी जॉब जरूर लग जाएगी अगर आपको डीएसए पे अच्छा कमांड होगा तो. सो अगर मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से नहीं आता, वो सीओ ब्रांच से नहीं है या अदर किसी ब्रांच से है,
तो व्हाट दे आस्क इन इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू में वो क्या ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू सम अदर ब्रांच, बिकॉज आई थिंक यू आर आल्सो फ्रॉम इलेक्ट्रिकल. यस विक्रांत, आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इन DTU. सो यार बेसिकली वो ज़्यादा, उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप किस ब्रांच से हो. बेसिकली वो देखते हैं कि आपका DSA कैसा है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स कैसे हैं, स्किल्स कैसे हैं ओके. आपके पास. तो उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो. बट आपके पास अगर राइट स्किल सेट है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है. कोडिंग निंजास का कोर्स ले लिया था DSA का. एंड जैसे ही वो मैंने फिनिश किया तो उसके बाद मैंने मशीन लर्निंग का कोर्स ले लिया. उसके बाद मैंने कोडिंग वगैरह छोड़ दी थी, मैं किसी और चीज में लग गया था. तो उसके ओके. बाद फिर थर्ड ईयर के समर ब्रेक के बाद मैंने फिर से कोडिंग स्टार्ट की है. और जैसे कि मैंने पहले से कर रखी थी तो मेरे को काफी कम टाइम लगा रिकवर करने में सब कुछ. तो हाँ, अगर ओके. आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो DSA की तैयारी, मतलब कोई भी एक टेक कंपनी आपको फोड़नी है तो उसकी तैयारी कर रहे हो, तो कम से कम आपको 4-5 महीने लग जाएंगे. 5 महीने काफी हैं, आप काफी कुछ सीख लोगे और बड़े प्यार से यार कंपनी क्रैक हो जाएगी 5 महीने में. ओके. सो 5 महीने तो ठीक है टाइम बेसिकली प्रिपरेशन के ड्यूरेशन लिए. 4 से 5 महीने ही काफी है कोई भी एक अच्छी ओके. कंपनी क्रैक करने के लिए. ओके. अगर ये वीडियो हो सकता है न्यू स्टूडेंट्स भी देख रहे हो, तो अगर न्यू स्टूडेंट्स ऐसा कुछ क्वेश्चन है जैसे कि रेज्यूमे कैसे बनाएं, या रेज्यूमे से किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी तो मैंने देखा है कि टोटली रेज्यूमे पे ही क्वेश्चन हो जाता है, तो रेज्यूमे का क्या रोल है और कैसे क्वेश्चन पूछ, क्या हमें दिमाग में ऐसे रखना चाहिए चीजें जब रेज्यूमे हम बना रहे हैं. वेल विक्रांत, जब रिज्यूमे बना रहे हैं तो जो भी आप चीज डाल रहे हो, आप फॉर एग्जांपल आप सीक्वल डाल रहे हो कि आपको सीक्वल आती है, तो आपको पूरा का पूरा सीक्वल पे कमांड होना चाहिए. बिल्कुल, अगर आपने रिज्यूमे पे मेंशन कर रखा है तो उस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए. इंटरव्यूअर आपसे बिल्कुल पूछेगा कि सीक्वल की, अगर आपने सीक्वल मेंशन कर रखा है तो एक दो सीक्वल की क्वेरी पूछ लेगा. आपने ओके. कोई लैंग्वेज डाल रखी है रिज्यूमे में पाइथन, तो आपको उसके बेसिक्स पता होने चाहिए. C++ डाल रखी है, अच्छे से उस पर कमांड होना चाहिए. DSA तो मतलब मस्ट है ही. आपने अगर कोई इंटर्नशिप भी डाल रखी है तो उस बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपने उस कंपनी में क्या काम किया है, क्या नहीं किया. आपने प्रोजेक्ट्स डाल रखे हैं रिज्यूमे पे, कुछ भी मतलब मशीन लर्निंग रिलेटेड या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ भी प्रोजेक्ट्स की आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि मैंने इस प्रोजेक्ट में क्या किया था और मैंने क्या सीखा था. क्योंकि ये एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, अगर आपको रिज्यूमे पे आपने कोई चीज डाल रखी है उस बारे में आप नहीं बता पा रहे हो इंटरव्यूअर को, तो काफी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है. अगर आपको ओके. कोई चीज नहीं आती तो आप रिज्यूमे पे वो डालो ही मत. तो बेसिकली रिज्यूमे बनाने का यही तरीका है, जो भी आपने चीजें सीखी है आप वही डालो, ओके. बेफालतू में फेक मत डालो. जो आपने इंटर्नशिप कर रखी है वही डालो, बिल्कुल ऑनेस्ट रहो इंटरव्यूअर में. और हाँ, यही आपकी ऑनेस्टी इंटरव्यूअर को दिखेगी और आपके चांसेस काफी हाई हैं सिलेक्ट होने के, हाँ. अगर आप DSA पे कमांड है तो. अच्छा, और ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, वैसे भी ऑनेस्टी इज द बेस्ट ऑनेस्टी पॉलिसी काफी. आई थिंक. यस विक्रांत. So, and what is the CGPA criteria for different companies? वेल विक्रांत, DTU में तो तुझे पता ही है, सीन CGPA काफी मैटर करता ही है. जैसे ऑप्टम ने 8 and 8 अबव रखा था, तो जो हम्म. भी जिन बच्चों की CGPA 8 CGPA से ज्यादा थी वो ही सिर्फ अप्लाई कर सकते थे ऑप्टम में. तो ओके. हाँ, CGPA काफी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. अगर आपकी जितनी ज्यादा CGPA होगी तो उतना बेटर है यार. क्योंकि लास्ट में क्या करते हैं, मान लो आपके मतलब हर 100 बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल 100 बच्चे लेते हैं हम, सबका इंटरव्यू हम्म. इंटरव्यू क्लियर हो गया है, सबने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और सभी वेल हम्म. डिजर्व्ड है, मतलब सबकी जॉब लगनी चाहिए. और हम्म. उनके पास सिर्फ और सिर्फ 50 बच्चों की वैकेंसी है. तो लास्ट में जब वो सिलेक्शन करेंगे तो वो क्या हम्म. करेंगे कि मेरिट एक लिस्ट निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ CGPA. तो जिन हम्म. बच्चों की CGPA ज्यादा होगी उनका नंबर पहले आएगा, और जिनकी कम होगी ओके. वो शायद रह भी जाए. तो हाँ, CGPA का यार काफी एक रोल है. जितनी ज्यादा आप CGPA मेंटेन कर सकते हो उतनी करो हम्म. कॉलेज में. और हेल्दी सीजीपी क्या है अगर मैं पूछूं ऐसे, व्हाट इज द हेल्दी हेल्दी सीजीपी? CGPA आई वुड से 8 and 8 अबो. जितनी ज्यादा रखो ना उतना बेटर है. अगर आप 8.5 प्लस रख रहे हो तो बहुत ही अच्छा है. बट हाँ, 8 से 8.5 के बीच में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट 8 से नीचे बिल्कुल भी मत रखना, 8 से ऊपर ही रखना. तो हम्म. ब्रांच हो आपकी, CGPA तो हर जगह मैटर करती है, चाहे आपको मास्टर्स करनी हो बाहर से, चाहे किसी ओके. जॉब के लिए इंटरव्यू देना है. तो यार CGPA तो हम्म. काफी मैटर करती है. तो ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है कि
सीजीपीए मैटर नहीं करती है, सीजीपीआर बिल्कुल मैटर करती है, कैंपस प्लेसमेंट में तो बिल्कुल मैटर करती है। ऑफ कैंपस में इतनी मैटर नहीं करती है, उसमें आपका स्किल सेट मैटर करता है, बट ऑन कैंपस में ओके सीजीपीए इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। मैंने ये सब भी काफी देखा है, चाहे टेक्निकल इंटरव्यू हो चाहे एचआर इंटरव्यू हो। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यूअर वाज लाइक, मेरे में भी ऐसा ही था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो इसको कैसे आंसर करना चाहिए, और ये क्वेश्चन पूछने का क्या पर्पज होता है, इंटरव्यूअर का क्या जानना चाहता है बेसिकली? वेल विक्रांत, मैं पूरा अच्छे से बताता हूँ यार। जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ है, जो स्टार्टिंग का जो कन्वर्सेशन है इंटरव्यू की, जो स्टार्टिंग करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जैसे वो जिस वे में वो आंसर करता है उसी की वजह से उसका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है स्टार्टिंग में ही। अगर वो अच्छे से या आंसर कर रहा है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो उसका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और वो इंटरव्यू काफी अच्छा करेगा। बट अगर वो फंबल वगैरह कर जाता है वो स्टार्टिंग में ही, तो उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो रहेगा। तो यार मैं इसकी एक बेस्ट टेक्निक बताता हूँ। एक A4 साइज पेपर पे लिख लो, जो भी आपको लिखना है अच्छे से प्रिपेयर कर लो, उसको आप रट लो। अगर आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो, फंबल कर रहे हो, तो उसको आप अच्छे से रट लो। एक यार एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, जैसे स्टार्टिंग में आप आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ बताते हो, अच्छे से कॉन्फिडेंटली बताते हो, तो यार एक अच्छा हम्म। मतलब कॉन्फिडेंस हाई रहता है और पूरा इंटरव्यू फिर अच्छा ही जाता है। मेरे केस में तो यही हुआ था। मैं एक कंपनी में स्टार्टिंग में फंबल कर गया था, तो हाँ मेरा हम्म। इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था, बट ऑप्टो में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन मेरी काफ़ी अच्छी हुई थी। तो यार वहीं से थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हो गया, और फिर आगे जो भी क्वेश्चन पूछे तो मैंने बड़े इजीली आंसर दे दिए सारे। और मुझे भी ऐसा लगता है कि ना 3-4 कंपनी का इंटरव्यू देने के बाद ना वो क्वेश्चन रट सा जाता है एकदम। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एकदम हाँ, रट सा जाता है। बेसिकली इंटरव्यू का यही पर्पस रहता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ का, कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस चेक करना चाहता है कि आप स्टार्टिंग में ही क्या, मतलब आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो है क्या। तो हम्म। वही वही मेन पर्पस रहता है यार उनका। कई बार इंटरव्यूअर तो अप्रिशिएट भी करते हैं कि नर्वस ना हो, या ऐसे भी बताते हैं ना, कई काफी अच्छे इंटरव्यू भी हाँ, आते हैं। इंटरव्यू यार एक तो काफी सपोर्टिव होते हैं। अगर आप कहीं पे हम्म। बीच में फंबल वगैरह भी कर रहे हो, तो यार वो आपको हम्म। बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यार उन्हें भी पता है कि अभी जस्ट फोर्थ ईयर में है, वो फ्रेशर है। और हम्म। मतलब वो काफी सपोर्ट करते और ये जैसे कि कई सारे बच्चे जैसे होते हैं कि इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है थोड़ा, मतलब क्योंकि नॉर्मल कॉलेज में क्या हम लोग इंग्लिश में थोड़ी ना पूरा बात करते हैं, है ना। नॉर्मल से हमने मिक्स बात हैं। हाँ करते हैं। बिल्कुल। तो इसका क्या रोल है, अगर हाँ कोई स्टूडेंट ऐसे दे रहा है, इंग्लिश में दे रहा है, फिर बीच में हिंदी बोल दिया, तो क्या कैसे होता है? इंटरव्यूअर कैसे इसमें सपोर्ट कुछ करते हैं इंटरव्यूअर? विक्रांत, मैं मेरा केस बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। तो ये हाँ यार, मतलब इंग्लिश का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है टेक में। बट हाँ, अगर आपको इंग्लिश इतनी अच्छे से आती भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप मिक्स कर सकते हो। जहाँ भी आप इंग्लिश में ट्राई करो बोलने का, एंड हम्म। इफ यू गेट स्टक, तो आप तभी हिंदी में शिफ्ट हो जाओ। तो यार ओके। ये इसको हम इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी प्लस हाँ इंग्लिश हाँ। मिक्स करके। एग्जैक्टली राइट। तो यार कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जहाँ भी आप ट्राई करो इंग्लिश बोलने का, जहाँ भी आप रुक हम्म। रहे हो आप हिंदी में बोलने लग जाओ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। इस बेसिस पे वो जज नहीं करेगा आपको। बट हम्म। आपको अगर इंग्लिश का ई भी नहीं आता, तो यार उसको थोड़ा इम्प्रूव करो। काफी हम्म। अच्छे अच्छे ऐप है, कैम्ब्रिज ऐप है, काफी अच्छे हैं जहाँ पे आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो। और मुझे भी लगता है अगर कारपोरेट सेक्टर में वर्क करना है तो बेसिक कम्युनिकेशन तो आनी चाहिए, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं। हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के हो, है ना। तो सबको हिंदी आना ये भी कोई कंपलसरी नहीं होता है। अगर स्टेट का हुआ तो बिल्कुल आना तो चाहिए, और सीखने में कोई टाइम नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रैक्टिस करो तो विद इन प्रैक्टिस 40 डे 60 डेज में हो ही जाता बिल्कुल विक्रांत, हो जाता है यार। जैसे आपकी पोस्टिंग साउथ साइड आ गई, तो वहां पे आपको जब क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करना होगा, तो यार है। तुम्हारा जो कॉमन लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश ही होगी, हम्म। क्योंकि उन्हें कई बार हिंदी भी नहीं आती है, तो इंग्लिश में हम्म। कम्युनिकेट करेंगे। तो यार इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इंडिया में भी काफ़ी चलती है, तो यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश आना। बट हाँ, अगर आपको हम्म। नहीं आती है तो इस बात पे आप नर्वस मत हो। आप इंग्लिश का यूज़ कर सकते हो, हिंदी प्लस इंग्लिश का मिक्स करके। तो कोई हम्म। दिक्कत की बात नहीं है। और आपकी बिल्कुल ही अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप उसको इम्प्रूव करो। लिंक्डइन का क्या रोल है, ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस? मैंने भी ना लिंक्डइन को काफी सीरियसली नहीं लिया है, वैसे बताऊं तो। सो लिंक्डइन का क्या रोल है, अगर ऑन कैंपस बात करें तो क्या सीन है, और ऑफ कैंपस में क्या सीन ओके विक्रांत, यार मैंने लिंक्डइन का अकाउंट सेकंड ईयर में आके बनाया था। तो हाँ, लिंक्डइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में आते हो, तो थोड़ी बहुत जब आपकी सीनियर से इंटरेक्शन होती है तो लिंक्डइन का तब पता लगता है। तो तभी आपको लिंक्डइन पे अकाउंट बना लेना चाहिए, क्योंकि यार उस पे आपको इंटर्नशिप वगैरह दिखती रहती हैं, पोस्ट वगैरह दिखती रहती हैं, जो भी इंटर्नशिप आई हैं जिस कंपनीज की आई हैं।
तो आप उनके फॉर्म्स वगैरह भी आते रहते हैं वहाँ पे, तो आप वो फिल कर सकते हो। तो यार लिंक्डइन का ओके। एक काफी इंपॉर्टेंट रोल है, बट ऑन कैंपस में लिंक्डइन का कोई भी रोल नहीं है। अगर हम्म। आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट चाहिए तो लिंक्डइन का कोई भी रोल नहीं है। बट जैसे कई बार कई बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते अपनी जॉब से, ऑन कैंपस ऑफर से, तो हम्म। क्या करते हैं, साइड बाय साइड ऑफ कैंपस का भी ट्राई करते रहते हैं। तो एग्जैक्टली। उस केस में लिंक्डइन का काफी रोल है, क्योंकि लिंक्डइन पे काफी रिक्रूटर्स होते हैं। एक अच्छी प्रोफाइल मेंटेन करो लिंक्डइन पे, रिज्यूमे हम्म। डालो उस पे, हम्म। एक जो जो आपको स्किल्स आती हैं वो शो करो, जो भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो पोस्ट के थ्रू शेयर करो। तो एग्जैक्टली। रिक्रूटर्स आपका देखेंगे और आपको कांटेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। वरना हम काफी उस पे जॉब ओपनिंग्स वगैरह दिख जाते हैं लिंक्डइन पे, एक अच्छे कनेक्शंस भी बनते हैं लिंक्डइन के थ्रू। हम्म। जो भी आप, जैसे आप जिस भी कॉलेज में हो, तो आपके जो सीनियर्स हैं वो एक अच्छी अच्छी कंपनी में प्लेस्ड होंगे, तो आप उनसे ओके। कांटेक्ट कर सकते हो, रेफरल मांग सकते हो, डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हो। तो यार लिंक्डइन का काफी एक इम्पोर्टेंट रोल है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के हम्म। लिए, ऑन कैंपस के लिए नहीं। सो अगर मैं ऑफ कैंपस, अगर ऑफ कैंपस की बात ऐसे हो रही है, तो ऑफ कैंपस अगर कोई लेना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? वेल, ऑफ कैंपस में अगर प्लेसमेंट चाहिए तो सबसे पहले यार अपनी स्किल सेट पे काफ़ी ध्यान दो, डीएसए ओके। को काफ़ी अच्छा कर लो, प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे बनाओ। क्योंकि ऑन कैंपस में थोड़ा बहुत भी प्रोजेक्ट्स वगैरह अगर ठीक ठाक क्वालिटी के हैं तो चल जाते हैं, बट ऑफ कैंपस में यार आपका रिज्यूमे बिल्कुल अलग से स्टैंड आउट करना चाहिए। एग्जैक्टली। और लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाओ अच्छे से, और जो जिनसे भी आपकी बात हो रही है, जो भी, या तो रिक्रूटर से बात हो रही है तो डायरेक्ट आप उसको रिज्यूमे दिखाओ अपना, या फिर किसी सीनियर से बात हो रही है, कॉलेज के सीनियर से जो एक अच्छी कंपनी में प्लेस्ड है पहले से, तो यार उससे रेफरल मांगो। उसके बाद रेफरल मांगने के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म करो, आप सेलेक्ट हो जाओगे ऑफ कैंपस। तो हाँ, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए यार ऐसे सर्च करते रहो, लिंक्डइन पे सर्च करते रहो, जॉब ओपनिंग्स वगैरह आती रहेंगी, आपके स्किल सेट पे काम करते रहो, डीएसए को स्ट्रॉन्ग करते रहो। सो अमन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे मान लो कई सारे कंपनी को तुमने इंटरव्यू दिया होगा, या कई सारे कंपनी में हो सकता है राउंड वन क्लियर हो गया हो, राउंड टू ना हुआ हो, या हम्म। एचआर में कई बार रिजेक्ट हुए हो। सो वहां पे काफी प्रेशर जैसा हो। सो हाउ यू टू डील लाइक सच टाइप ऑफ प्रेशर, एंड क्या कहना चाहोगे अगर कोई ऐसा हुआ है, अगर कोई ऐसा कोई वीडियो देख रहा हो तो? वेल विक्रांत, मैं अपना ही केस बताता हूँ। मैं पेटीएम में सेकेंड राउंड के बाद बाहर हो गया था, तो यार मुझे काफी दुख हुआ था, मैं काफी डिमोटिवेट हो गया था। एक फ्रस्ट्रेशन भी आ रही थी अंदर की क्या कमी रह गई है। तो काफी दुखी था यार मैं, बट यार उस दुखी को यार मतलब एज ए मोटिवेशन लेना है और अच्छे से काम करना है। क्या कमी रही है एक बार उस पे दोबारा से देखो, क्या मतलब माइंड में ही रिमाइंड करो आपने कैसे क्या इंटरव्यू दिया था और कहाँ आपकी गलती रह सकती है, तो उसको इम्प्रूव ओके। करो यार। ऐसे मतलब हाँ, रिजेक्शन तो आते ही रहेंगे, बट उन रिजेक्शन से सीखो हम्म। और आगे बढ़ते रहो, और एज ए मोटिवेशन लो रिजेक्शन को। और एज ए मोटिवेशन। राइट। एक दिन आपका ही होगा और सब कुछ सही हो जाएगा, और एक अच्छी कंपनी क्रैक कर लोगे। ओके। एंड अगर मैं प्लेटफॉर्म पूछूं, अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहता है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो क्या क्या प्लेटफॉर्म है उसको प्रिपेयर करने के लिए, प्रिपरेशन के लिए? लाइक मैंने सुना है कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी कुछ होता है, मैंने तो किया नहीं है वैसे, बट ये ऐसा कुछ हम्म। अगर क्या प्लेटफॉर्म्स है? वेल विक्रांत, सबसे पहले आपको कोई भी एक लैंग्वेज उठानी है, सी प्लस प्लस ओके। या फिर जावा, इन दोनों में से ओके। कोई भी एक लैंग्वेज उठाओ, उसका सिंटेक्स सीखो अच्छे से। वो आप बेसिक यूट्यूब से भी सीख सकते हो, ये तो बड़ा इजीली आप कहीं से भी सीख लोगे यूट्यूब से, या फिर यूडेमी पे जो कोर्सेज हैं बेसिक सी प्लस प्लस के या जावा के, उसे आपने एक बार लैंग्वेज सीख ली। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस लैंग्वेज में डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीखने हैं। तो उसके लिए आपको एक पेड कोर्स ले सकते हो, यूडेमी पे ले सकते हो, और या फिर कोडिंग निंजास, कोडिंग ब्लॉक्स, वेब कोडिंग, इन पे आप एक पेड कोर्स ले सकते हो और आप डीएसए सीख सकते हो। डीएसए कभी कंप्लीट नहीं होता है, आपने एक बार डीएसए की बेसिक चीजें आपको पता लगी, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको, अगर आपको डीएसए और लेवलअप करना है तो आप क्या करो, तो कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए आप क्या करोगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो कोड शेफ है, जैसे कोड शेफ पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ पे आपकी ग्लोबल रैंकिंग वगैरह ये सब आती है। ओके। तो वहाँ पे आप काफी सीख सकते हो। बट आपको सिर्फ और सिर्फ अगर प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से देखना है, हम्म। तो आप इंटरव्यू बिट पे तैयारी कर सकते हो, 3 महीने का कोर्स है वो वहाँ पे डीएसए का, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है बेसिकली, और वो एक काफी अच्छा वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। अगर आपने वो ओके। अच्छे से कर लिया, उसके सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो उससे रिलेटेड ना है।
उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस घूमते रहते हैं। ओके। चाहे डीएसए के, अगर कंपनी जब डीएसए का टेस्ट ले रही है तब, या फिर इंटरव्यू। और ओके। भी काफी प्लेटफॉर्म है। लीड कोड पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। इंटरव्यू बिट हो गया, लीड कोड हो गया, कोड शेफ हो गया। तो ओके। जीएफजी हो गया। जीएफजी यार एक काफी इंपॉर्टेंट या। वेबसाइट है। उस पे यार लगभग काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो उस पे प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ये सब तो हो गया डीएसए का। बट आपको अगर प्लेसमेंट खींचनी है तो आपको साथ के साथ जो कोर सीए सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, तो यार या। मैंने कॉलेज में कभी कोर सीएस पढ़े नहीं है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह। तो उसके लिए क्या करोगे आप, यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब पे आप टाइप करो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यार पूरे एक सब्जेक्ट की ना प्लेलिस्ट आ जाएगी, वहां पे आप जाके सीख सकते हो अच्छे से। तो ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम की जैसे 90 to 95 वीडियोस थी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सीखो, वहाँ पे कोर सीएस सब्जेक्ट सीखो, डीबीएमएस सीखो, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड सीक्वल भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है यार, सीक्वल की भी तैयारी करना। हाँ, यही सब है। और कंप्यूटर नेटवर्क्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मेरे पास यार, मैंने तो यार सिर्फ 2 महीने तैयारी की थी, तो मेरे पास टाइम काफी कम था। तो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम और डीबीएमएस पे ज्यादा फोकस किया था। ओके। बट हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप कंप्यूटर नेटवर्क्स भी पे भी काफी फोकस करो यार। 3 काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड डीबीएमएस। ये 3 काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। ये तो यार अच्छे से प्रिपेयर करो ही करो। साथ में अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो कंप्यूटर नेटवर्क्स करो। बट ये 3 तो ओके। यार काफी, मतलब काफी अच्छे से आपको आने चाहिए। एंड विद दिस डीएसए तो मस्ट है ही। ओके। या फॉर जूनियर्स, अगर कोई जूनियर होगा जैसे फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में, बेसिकली अगर वो इस वीडियो को देख रहा हो, सो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? अगर कुछ ऐसी कुछ एक तो दो यार लाइनें अगर बोलनी है तो। हाँ विक्रांत, फर्स्ट ईयर से यार थोड़ा सीनियर के साथ कांटेक्ट कनेक्शंस बनाए रखो, उनसे बात करो। ओके। नई नई जो टेक आ रही है उन थोड़ा एक्सप्लोर करो यार। फर्स्ट ईयर में आप आते हो तो नए नए होते हो, तो थोड़ा एक्सप्लोर करो। बेसिक सी, सी प्लस प्लस वगैरह ये सब सीख लो थोड़ा। बिल्कुल ऐसे ओके। हाथ पे हाथ धर के मत बैठे रहो, थोड़ा बहुत हाथ पांव मारते रहो। क्लब्स वगैरह हैं, सोसाइटीज हैं, थोड़ा उनमें ज्वाइन करो, थोड़ा एंजॉय भी करो कॉलेज लाइफ को। साथ के साथ आप हम्म। जो भी आपका टारगेट है, मतलब क्या करना है आपको, जैसे सॉफ्टवेयर आईटी फील्ड में ही जाना है, तो उसके लिए जो आपके सीनियर्स उस फील्ड में है उनसे आप कांटेक्ट बनाए रखो, और उनसे थोड़ा गाइडेंस वगैरह लेते रहो कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। हाँ, वो आपको बिल्कुल गाइड करेंगे। और हाँ, मतलब ऐसे फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत सीख, सेकेंड ईयर में और थोड़ा अपना ही लेवल अप कर दिया लर्निंग को, उसके बाद थर्ड ईयर में और लेवल अप कर दिया, फिर तो आपको क्लियर हो ही जाएगा सेकेंड ईयर के बाद। फर्स्ट ईयर के बाद या यार समर वेकेशन में क्लियर कर लो कि आपको क्या करना है, मतलब आईटी फील्ड में ही जॉब लेनी है, या फिर नॉन टेक में जाना है, या फिर कहाँ जाना है। सो व्हाट इज द जॉब पॉसिबिलिटी इन डीटीयू? हाँ विक्रांत, तो भी डीटीयू में ही है मेरे साथ। तो हाँ यार, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है यार डीटीयू में। इस बार तो यार काफी ज्यादा हायरिंग हुई है, तुझे पता ही है। तो जिसको भी यार जॉब चाहिए थी उसको मिल गई है, बड़े प्यार से मिल गई है इस बार। विक्रांत भी पीएचडी है, और उसकी तो अभी इंटर्नशिप भी आ रही है। ओके। और हम्म। अगर मैं ऐसे कहूँ कि डीटीयू को मार्क करना है ऑन द स्केल ऑफ 10 बेसिस ऑफ हम्म। प्लेसमेंट्स, तो क्या मार्किंग होगी तुम्हारी? आई वुड से 7.5 to 8। Okay. So thank you, Aman, to share your experience with us, with our YouTube family, and very thank you to coming to my channel. थैंक यू सो मच विक्रांत फॉर हैविंग मी। आपको कैसे लगा ये वीडियो, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया है, आपको लग रहा है ये सारे क्वेश्चन भी कवर करने चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो और भी सीरीज, क्योंकि ये है P2P सीरीज, मीन्स प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट, इस सीरीज में मैं बहुत सारे इंटरव्यू लेने का सोच रहा हूँ। सो आपके पास जो भी डाउट होंगे उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में रखिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विक्रांत एजुकेशन। थैंक यू। मैं सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, मेरे दोस्त का चैनल है, इतना बढ़िया काम कर रहा है वो। थैंक यू अमन।